Death of a Naturalist by Seamus Heaney. Death of a Naturalist is a poem on which Heaney's collection Death of a Naturalist was entitled. Death of a Naturalist एक ऐसी नज्म है जिस पर हेने ने अपनी पूरी कलेक्शन का नाम रखा और उस कलेक्शन का नाम क्या था? डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट। उसमें पोइम्स थी और ये कलेक्शन पब्लिश की गई थी 1966 में। दिस कलेक्शन इज कंसिस्टेड ऑफ 34 शॉर्ट पोइम्स। तो 34 पोइम्स पे ये कंसिस्ट करती है और इसका नाम इसने इस पोइम पर रखा, यानी कि इसकी सारी की सारी जो कलेक्शन है उसका निचोड़ आपको आज की नज़म में देखने को मिलेगा। थीम्स ऑफ द पोएम, रूरल लाइफ, यानी इसने देहाती जिंदगी की बात की, लॉस ऑफ इनोसेंस, मासूमियत का खो जाना, फैमिली रिलेशनशिप्स की बात करता है इस पोएम में, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को याद करता है, उनको आज के एक्सपीरियंसेस के साथ रिलेट करता है, उनको कंपैरिजन करता है। मैन्स रिलेशन विद नेचर, एक इंसान का या उसका जाती तजुर्बा नेचर के साथ कैसा है उसको बयान करेगा। फॉर्मेशन ऑफ अडल्टहुड एक्सपीरियंस, और उसके जो बचपन के तजुर्बात हैं उनकी वजह से उसकी जो शख्सियत की बिल्डअप हुई है उसके बारे में वो बात करता है। ये तो बेसिकली थीम्स हैं डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट पोएम के, लेकिन ओवरऑल अगर आप इसकी सारी कलेक्शन देखेंगे तो उसमें भी यही थीम्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉलिटिकल बैकड्रॉप ऑफ द पोएम। The poem shows the state of Ireland before and after imperialism. Imperialism एक ऐसा सिस्टम है जो साम्राज्यियत है, यानी कि जो ताकतवर मुल्क है वो कमजोर मुल्क को अपने कब्जे में लेकर अपनी मिल्कियत को बढ़ाता है। सो जो आयरलैंड सेमस हेने का घर है वो भी इस इंपीरियलिज्म की जद में आ गया, और ये बताता है कि इंपीरियलिज्म से पहले आयरलैंड कैसा था और इंपीरियलिज्म के बाद आयरलैंड कैसा हो गया। हेने हैज स्टेटेड दैट हाउ ही एंड हिज नेशन सफर्ड फ्रॉम द लॉस ऑफ इनोसेंस। वो बताता है कि किस तरह इसने और इसकी कौम ने मासूमियत से या एक भोलेपन से हाथ धो बैठे। They have been through traumas and horrible experiences during the era of imperialism in Ireland. So Ireland में जब imperialism का दौर आया था तो उस वक्त किन तकलीफ दे मनाजर के साथ, तजुर्बात के साथ इनका सामना हुआ था, और ये प्रॉपर ट्रॉमास को फेस करते रहे हैं। यानी कोई इंसान की अपना मुल्क किसी और के कब्जे में चला जाए तो वो किसी और का उस पर राज होता है, किसी और का कंट्रोल होता है, उसके रूल्स को फॉलो करना होता है। That has been happened with Seamus Heaney in his hometown, Ireland. Significance of the title. Symbolically, the title of the poem has deeper meanings. So, इसके डबल मीनिंग्स हैं, ट्रिपल मीनिंग्स हैं, लाइक इसको अलामती तौर पे इस्तेमाल किया गया इसके टाइटल को। At apparent level, it suggests the death of a person who admires nature. सिंपल अंदाज में तो आप ये कह सकते हैं कि डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट का से मुराद ये है कि एक इंसान जो कि नेचर से मोहब्बत करता है उसकी डेथ हो जाती है। At deeper level, it indicates death of childhood experience and innocence. अगर आप उसको गहराई में देखें तो आपको पता चलेगा कि इसमें मासूमियत का खात्मा होता है, बचपने का खात्मा होता है। इट फोकसेस ऑन द लॉस ऑफ इनोसेंस, लव एंड अफेक्शन। कि मासूमियत, बचपना, मोहब्बत, हमदर्दी, ये वो एलिमेंट्स हैं जो बचपने में बहुत ज्यादा होती हैं, जो बचपन में आप बहुत ज्यादा अपने अंदर महसूस करते हैं। उस चीज की डेथ सिंबॉलिकली इस टाइटल में एक्सप्लेन की गई है। Opening of the poem. The poem opens with some rich description of an area where flax grows. Flax growing area की बड़ी खूबसूरत, बड़ी वाज़े अंदाज में, बड़ी विजुअल अंदाज में सेमस हेने एक्सप्लेनेशन देता है बिल्कुल पोएम के स्टार्ट पे। हेने describes the flies buzzing and how sun beats down on the mocky soil. हेने बताता है कि किस तरह मक्खियाँ जो है वो बजिंग साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं और सूरज किस तरह से धूप बरसा रहा है। He pays particular attention to the slimy frog span. खास तौर पे वो आपकी तवज्जो दिलाता है slimy frog span पे। His imagery appeals to all the senses. उसने जो भी images यूज की हैं वो आपकी sense of sight को, sense of touch को, sense of smell को, हर चीज को अपील करती हैं। Let's have a look at the biographical elements of the poem. Heaney published the poem in the same year he first became father. हेने ने उस टाइम पे नज्म लिखी थी जब ये पहली मर्तबा बाप बना। टू बी अ फादर इज अ मैटर ऑफ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाप बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सिंबॉलिकली हेने इज नो मोर इन द स्टेट ऑफ इनोसेंस नाउ। इसका इलामती मतलब ये हुआ कि हेने जो है वो अब मासूम नहीं रहा, वो अब जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो गया और उसका बचपना, उसकी मासूमियत वो खत्म हो गई। इट इज हिज ओन एक्सपीरियंस दैट इज नरेटिंग इन द पोएम। तो वो अपनी मासूमियत के बारे में बात कर रहा है, वो अपनी ज़ाती तजुर्बात के बारे में बात कर रहा है जो कि इस पोएम में मेंशन्ड है। लेट्स हैव अ लुक एट द मोटिव ऑफ द पोएम। द पोएम मेडिटेट्स ऑन द जनरल रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर। ये पोएम इंसान और फितरत के ताल्लुक पर
मेडिटेट करती है. हैने uses this relationship to explore the transition from childhood to adolescent. हैने इस ताल्लुक को बयान करते हुए अपनी चेंजेस जो उसने अपने अंदर महसूस की बचपन से लेकर जवानी तक उनके बारे में बात करता है. एज द स्पीकर ग्रोज अप द रिलेशनशिप टू नेचर चेंजेस. जिस तरह से हैने बड़ा होता गया उसका जाती जो रिलेशनशिप नेचर के साथ है वो भी चेंज होता गया. बचपन में वो नेचर को जो है बड़ा एडोर किया करता था, उसको एडमायर किया करता था, लेकिन अब उसको नेचर से डर लगता है. Contrastive stanzas. The first is full of positive delight as the boy observes and is fascinated. So पहला स्टैंजा अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो जो छोटा बच्चा है वो बड़ी खूबसूरती से, बड़ी दिलचस्पी से सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है और वो बड़ा हैरान है. He is innocent and full of zest in his childhood. तो वो अपने बचपन में पूरी एनर्जी के साथ है, उसमें मासूमियत कूट कूट कर भरी है और वो जज्बे के साथ हर चीज को ऑब्जर्व कर रहा है. सेकंड स्टैंजा की तरफ अगर आप आते हैं, the second stanza begins with fear with their coarse sounds. सो सेकंड स्टैंजा शुरू होते ही आपको एक हॉरिबल सा फीलिंग आने शुरू हो जाती है कि बच्चा जो है वो अब बड़ा हो गया और वो अब वो डर रहा है उन साउंड से जो फ्रैग्सपैन प्रोड्यूस कर रहे हैं. द फाइनल नाइटमेरिश इमेज सजेस्ट दैट द चेंज इज परमानेंट. सो सबसे लास्ट लाइन जो लास्ट सेकंड लाइन है वो आपको बताती है कि जो चेंज आ चुका है नेचर में भी और इंसान और नेचर के दरमियान जो ताल्लुक है उसमें भी चेंज आ चुका है. वे पहले बच्चा जो फैसिनेट किया करता था अब वो मुकम्मल तौर पर डर चुका है नेचर से. Technical analysis of the poem. The poem is written in blank verse. First person singular pronoun is narrating the tale of his childhood and his adulthood experience. ये poem लिखी गई है blank verse में. First person singular को इस्तेमाल किया गया है कि वो अपने बचपन के ख्यालात को, जज्बात को बयान करे. The technique of alliteration, personification, सिलसिला, simile and enjambment are observable. So alliteration यानी एक साउंड का बार बार रिपीट होना और म्यूजिकल क्वालिटी को क्रिएट करना. Personification और similes आपको देखने को मिलेगी. सिलसिला means pauses. There are different pauses to make the words important in it. और enjambment यानी बात जो है वो पहले स्टैंजा पे खत्म नहीं हो गई बल्कि वो अगले स्टैंजा में उस बात को कंटिन्यू करता है. तो ये जो similes हैं, ये जो टेक्निक्स हैं, ये यूज की गई हैं आज की इस नज्म में है. Heart and its significance. Heart is the center of all activities in human body. So इंसानी जिस्म में जितनी भी सरगर्मियां सर अंजाम होती हैं उनका जो मरकज है वो हमारा दिल है. In the poem, the word heart suggests that Flax Dam is the center of interest in the poem of for the speaker. So नज्म में जो फ्लैक्स डैम है, जो बेसिकली वो मेन जगह है जहाँ पे वो सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, उसको कहा गया कि दिस इज द वेरी मेन सेंटर ऑफ द पोएम. He mainly focused on this part and mentioned it with all its details. So उसने हर तरह से पूरी तवज्जो उस हिस्से को दी और उसकी minute details को भी explain किया. Symbolic use of adjective. हैने used the word angry frogs. हैने ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि जो मेंढक हैं वो बहुत गुस्से में हैं. It describes that the speaker in the poem is aware of danger. Invaded, croaked and mud grenades are the words that suggest a war between the speaker and the frogs in the poem. So उसको पता है कि मेंढक जो है वो गुस्से में है, इसलिए उसने वोकैबुलरी का जो इस्तेमाल किया है वो भी वही किया है. इन्वेडेड यानी वो आर्मी जिसने कब्जा कर लिया. क्रॉक्ड यानी ड्रग्ड, वो जो अपने सेंसेस में नहीं है. और मड ग्रेनेड्स यानी ऐसे हथियार, खौफनाक हथियार जो कि हर चीज तबाह करके रख देंगे. सो ये उसने वोकैबुलरी का जो इस्तेमाल किया ये चीज बताती है कि स्पीकर के दरमियान और जो मेंढक हैं उनके दरमियान एक जंग जो है वो जारी है. नॉस्टैल्जिया. द स्पीकर इज कॉट बाय द मेमोरी ऑफ हिज चाइल्डहुड. तो उसको बार बार अपने बचपन के ख्यालात आते हैं. ही बिगिंस टू टॉक अबाउट द एक्टिविटीज ही परफॉर्म्ड इन स्कूल. बचपन में स्कूल में जो एक्टिविटीज परफॉर्म किया करता था उनके बारे में वो बात करने शुरू कर देता है. ही विद हिज टीचर यूज्ड टू कलेक्ट द फ्रैग्सपैन इन द जार्स टू वॉच इट. सो वो छोटे छोटे मासूम छोटे छोटे अंडू को या बच्चों को जार में डाला करता था और उनको देखा करता था, उनको ऑब्जर्व किया करता था अपनी टीचर के साथ. इट वॉज अ पार्ट ऑफ साइंस लेसन अबाउट फ्रॉग्स. सो ये उसके एक प्रैक्टिकल का हिस्सा हुआ करता था जो कि स्कूल में स्टडी के लिए था. Tone of the poem. The tone of the poem is friendly at the beginning. So बिल्कुल शुरू में जो टोन है वो बड़ी दोस्ताना है. The use of word then shifts the tone to deadly serious one. So दूसरे स्टैंजा में जो टोन है वो बड़ी सीरियस टोन शिफ्ट हो जाती है then के वर्ड के साथ. The speaker says that one hot day he follows the sound of croaking frogs than ever. So वो कहता है कि एक ऐसा दिन जो कि बहुत गर्मी है और उसके बाद वो फ्रॉग्स की ऐसी आवाजें जो है वो शामिल कर देता है जो बहुत गुस्से में है. They were slapping in the Flax Dam. और वो
फ्लैक्स डैम में एक दूसरे को मार रहे हैं. He freaks out and runs away. वो डर जाता है और वो भाग जाता है कहीं कि वो सारे मिलकर इस पर हमला ना कर दें. Technique of parallelism. There is parallel between the life cycle of a frog and the development of a boy. So जो एक मेंढक है उसकी लाइफ साइकिल के दौरान उसकी बॉडी जिस तरह से चेंज होती है वो आपको पूरी डेवलपमेंट नजर आती है. एज द फ्रॉग गोज थ्रू सेवरल प्रोसेस टू रीच इट्स अडल्टहुड द बॉय आल्सो ग्रोज विद द पैसेज ऑफ टाइम. जिस तरह से फ्रॉग जो बचपन में मासूम था, छोटा था, हार्मलेस था, बिल्कुल उसी तरह से जो बच्चा जो फ्रॉग्स को देख रहा है वो भी मासूम था. जैसे जैसे वो खतरनाक हो गए मेंढक, ये भी उनसे डरने लग गया. बोथ मार्क डेफिनेट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट. दोनों में जो डेवलपमेंट है वो बड़ी क्लियर है और बड़ी आराम से देखी जा सकती है, ऑब्जर्व की जा सकती है. कंपैरिजन. द फ्लैक्स डैम दैट वाज ग्रीन इन द पास्ट इज रॉटन एंड फेस्टेड नाउ. सो फ्लैक्स डैम जो कि स्टार्ट में या बिल्कुल बचपन में ग्रीन हुआ करता था, अब वो गल सड़ चुका है, अब वो खराब हो चुका है, तबाह हो चुका है. इट सजेस्ट दैट डिकेइंग सिचुएशन ऑफ हिज इनोसेंस. तो ये वो सिंबॉलिकली बताना ये चाह रहा है कि उसकी मासूमियत खराब हो चुकी है, उसकी मासूमियत तबाह हो चुकी है. ही वाज स्ट्रांगली फैसिनेटेड टू इट इन द पास्ट. सो माजी में, पास्ट में वो इस चीज से बड़ा फैसिनेट था. द स्पीकर शोज हिज एंथुसियाज्म अबाउट, तो किस तरह फ्रॉग्स के बारे में जोशो खरोश दिखाया करता था. Conclusion. To sum up, the poem is a transition in the mental state of the poet, experience of the poet and relationship of the poet with nature. So ये नज़म आपको बताती है कि किस तरह से मेंटल स्टेट एक पोइट की पहले मासूमियत वाली थी, बाद में वो चेंज हो चुकी. पहले उसका तजर्बा जो था वो अच्छा था, बाद में वो बुरा और खौफनाक हो गया. नेचर के साथ उसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा मासूमियत वाला और उसकी पजीराई वाला था और बाद में वो नेचर से डरने लग गया. हेने इज द ग्रेटेस्ट आयरिश पोइट सिंस W.B. Yeats. W.B. Yeats के बाद जो बहुत बड़ा नाम आयरिश पोइट्री में वो है सेमस हेने का. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग.